Welcome to Takshila Education Point. I am Ashish Srivastava, your physics teacher. बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने एक 11th क्लास की इंट्रोडक्शन क्लास ली थी और उसमें मैंने आपको एक रफ आइडिया मेजरमेंट्स का दिया था। आज मैं आपको इसके आगे सिस्टम ऑफ यूनिट बताना चाहता हूँ और सिस्टम ऑफ यूनिट को भी आपने एक तरीके से दिखा जाए तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, चाहे वो 9th क्लास हो 6th 7th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा। तो आज जो मैं आपको सिस्टम ऑफ यूनिट बताने जा रहा हूँ, एक तरह से देखा जाए तो ये रिवीजन दे रहा हूँ। MKS system, it means मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। आप जानते हैं मीटर मतलब लेंथ का यूनिट होता है, किलोग्राम इसका मतलब मास का यूनिट है और टाइम का यूनिट सेकेंड। इस तरह से दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सेंटीमीटर इट मींस लेंथ, ग्राम इट मींस मास एंड सेकेंड यानी टाइम। इस तरह से एक यूनिट और भी, एक सिस्टम ऑफ यूनिट और भी है, एफपीएस, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। इट मींस लेंथ, मास और टाइम का जो यूनिट है वो फुट, पाउंड और सेकेंड है। अब जो है एक मैं ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करने जा रहा हूं जो पूरा वर्ल्ड इसी सिस्टम ऑफ यूनिट को एडॉप्ट करता है। इसे इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं और इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो नंबर है वो काफी बढ़ गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे देखें तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज एक तरह से देखा जाए तो इनका इंडिविजुअल यूनिट भी होता है, मतलब ये किसी दूसरे से डराइव नहीं होते हैं और वो यूनिट आपका इसके साथ मैंने इधर ले लिया है। जैसे लेंथ के लिए मीटर, किलोग्राम मास के लिए, सेकेंड टाइम के लिए एम्पियर, करंट के लिए टेम्परेचर केल्विन, कैंडला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल, जिसको शॉर्टकट में भी मैंने लिख दिया है, मीटर है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, केजी, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, किलो और के केल्विन, कैंडला, सी से डिनोट करते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट में, एसआई सिस्टम में ये 7 यूनिट के साथ साथ 2 सप्लीमेंट यूनिट भी होता है। सप्लीमेंट यूनिट का मतलब ये कि जैसे अगर एक एंगल का मेजरमेंट किया जाता है जिसका यूनिट होता है रेडियन। आप जानते हैं कि कोई अगर आप सर्किल ले लें और उस सर्किल के किसी आर्क का, यानी सपोज दैट AB है, तो AB का जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है दैट, और इसे हम लोग डिग्री या रेडियन में मेजर करते हैं। तो रेडियन एक तरह से देखा जाए तो एसआई यूनिट में एंगल का यूनिट है, ठीक है। इस तरह से एक और है सप्लीमेंट यूनिट और वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को जो मेजर करते हैं वो स्टेरेडियन से करते हैं। स्टेरेडियन का मतलब क्या होता है? स्टेरेडियन का मतलब ये होता है कि अगर आप सॉलिड एंगल समझ जाएंगे तो फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ जाएंगे। सॉलिड एंगल क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं और आगे के क्लासेस में, यानी 12th क्लास में आपको इसको एक बार फिर से पढ़ना होगा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार
आपको यहां भी समझाने की कोशिश करें। जैसे आपने किसी स्क्वायर का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, सपोज दैट ये छोटा सा पार्ट आपका ये है, ये स्क्वायर का सरफेस है और ये सेंटर है। एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस ऑफ स्क्वायर at center of the sphere, angle subtended at the center of sphere due to surface is called solid angle। मतलब ये सरफेस जो एंगल यहां फॉर्म करेगा that will be solid angle। समझ गए? जैसे आप देखते हैं इस समय तो मिलोन का तरबूजे का सीजन भी है, तो आप देखते होंगे कि तरबूजा कुछ लोग सेलर्स काट के ऊपर रखते हैं, तो जो उसका छिलका है वो ये सरफेस हो गया, और जो उसका शार्प या नोक कह लीजिए रेडिश वाला पोर्शन, उसका ये पॉइंट अगर सेंटर हो और ये मान लिया जाए कि मिलोन एक तरह से स्फेरिकल शेप में है, तो जो एंगल यहां सस्टेन करेगा दैट विल बी सॉलिड एंगल। और इस सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो है रेडियन। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि इसका मतलब क्या है। अब मैं आगे एक छोटा सा पोर्शन और है डेराइव्ड यूनिट किसे कहते हैं, इसको देखा जाए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेराइव्ड यूनिट? तो देखिए डेराइव वर्ड ही काफी कुछ बता रहा है। इट इज यानी द यूनिट विच इज डेराइव्ड बाय फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट, इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। तो देखिए डेराइव्ड यूनिट का मतलब क्या है। डेराइव्ड यूनिट क्या बोला? द यूनिट which is derived by fundamental unit is called derived unit। देखिए जैसे हमने स्पीड लिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को सेकंड में। तो आपने देखा कि एक नया यूनिट मिल गया, मीटर पर सेकंड। This meter per second is actually derived by meter and second, so that it is called derived unit। यानी ये आपको इस फार्मूले की हेल्प से एक नया यूनिट मिला। अब जैसे मैंने आपसे कहा फोर्स क्या होता है, तो आप जानते हैं फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो m इंटू ए, m kg, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने देखा कि फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ केजी मीटर और सेकेंड, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड वी obtained a new unit kg meter per second square। It means it is derived by fundamental units, so that kg meter per second square is a derived unit of force, derived unit of force। इसका मतलब ये हुआ कि derived unit को फाइंड करने के लिए अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो बहुत आसानी के साथ आप किसी का भी derived unit निकाल सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न मात्रा, तो इसको आप निकाल सकते हैं, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ मीटर, ब्रेथ मीटर एंड हाइट मीटर। इट मींस मीटर क्यूब इज अ derived unit and it is derived by a fundamental unit meter, so that unit of volume is meter cube। ओके,
तो जितने भी आपने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले को आप लिखिए और उसके बाद उसको फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में एक नए यूनिट को बना दीजिए, तो उसे कहते हैं डेराइव्ड यूनिट। अब देखिए, जैसे मैंने कहा प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स यानी बल बटा क्षेत्रफल। तो देखिए फोर्स को हम लोग न्यूटन से लेते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर से लेते हैं। तो यहां पे ये कह सकते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल यूनिट तो नहीं है। अब यहां पर ये फंडामेंटल यूनिट तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली इस पूरे यूनिट को हम लोग न्यूटन भी बोल देते हैं, इसलिए कि ये थोड़ा कन्वीनियंट भी रहे और ये फोर्स जिसने निकाला है उसके ऑनर में भी, जिससे हम उनको याद रख सके, है ना, एक नया यूनिट बना दिया न्यूटन। लेकिन ये भी तो डेराइव हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ डेराइव्ड यूनिट ऑफ प्रेशर। अब चाहे तो आप यहां पर ये भी ले सकते हैं। तो आप देखेंगे सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट्स में है और नया यूनिट जो आपको मिला है वो एक तरह से देखा जाए तो इसी फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में मिला है। मैंने आपको इसलिए इतने सारे बताए, हो सकता है इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्हें बहुत अच्छी तरह से पहले से भी आता हो। एक्चुअली जो मेरा अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक आपके लिए नया तो है, लेकिन उस नए के साथ साथ में एक खास बात क्या है कि इस डेराइव्ड यूनिट से पूरी तरह से वो रिलेटेड है। तो जितना मुझको ये डेराइव्ड यूनिट समझ में आएगा, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। और नेक्स्ट क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस एक तरह से देखा जाए तो यूनिट को रिप्रेजेंट करने का एक नया मेथड है कि यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको अभी तक हम लोग ऐसे पढ़ते आए हैं, अब एक नए फ्लेवर में कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन होगा यूनिट्स का। लेकिन खाली यही तक नहीं होगा, इसकी हेल्प से हम लोग और भी बहुत कुछ करेंगे जो यहां डेराइव्ड यूनिट नहीं कर सकता। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक्चुअली सबसे पहले मैं यहां लूंगा लेंथ, मास एंड टाइम। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने लिया। इस 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को शॉर्टकट में लेंथ को L से, मास को M से और टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ L से, मास M से एंड टाइम T से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम डायमेंशनल एनालिसिस में बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे। लेकिन यहां 2 और भी लिया गया है। जैसे करंट के लिए, अगर करंट लेते हैं आप तो इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आप टेम्परेचर को लेते हैं तो इसे आप थीटा से लेंगे, थीटा से लेते हैं। तो आपने देखा क्या लेंथ, मास, टाइम को दिए, और करंट अगर लेंगे तो करंट को A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों अभी थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, हमें पूरा फोकस करना है लेंथ, मास और टाइम पे। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि इन तीनों से किस तरह से यूनिट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए
नए मेथड से किस तरह से यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जो आपको पहले से पता है। अगर मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करूं तो आपको पता है डिस्टेंस किससे मेजर करेंगे? एल से। टाइम किससे मेजर करेंगे? कैपिटल टी से। इस तरह से एल अपॉन टी। अब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एल टी माइनस वन। यहां मैंने थोड़ा सा प्लेस छोड़ दिया है इसलिए कि कुछ और लिखना चाहता हूं, और वो क्या है? एम नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको मास कैपिटल एम लेना होगा, फिर लेंथ लेना होगा एल, और फिर टाइम टी लेना होगा। सपोज दैट मास एब्सेंट है, इसमें नहीं आ रहा है, तो मास पर जो पावर है वो जीरो आप कर देंगे। इस तरह से लेंथ है इसलिए लेंथ को ले लेंगे, टाइम को यानी टी को ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा। ये जो 0, 1 एंड -1 है इसको कहते हैं डायमेंशंस। अब अगर सपोज दैट आप एक्सेलरेशन ले लें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अभी आपने देखा वेलोसिटी और टाइम का रेशियो यहां पे दिया हुआ है, तो वेलोसिटी के लिए तो एल टी -1 होता है, और टाइम के लिए कैपिटल टी ये होगा। तो अगर इसको इस मेथड से लिखें तो देखिए m यहां पर है नहीं, तो m नॉट एल टी -1, समझ रहे हैं? t -1। तो अब यहां क्या हो जाएगा? t -2, क्योंकि ये पावर ऊपर चली जाएगी। तो m नॉट एल टी -2 इट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अब सपोज दैट अगर आपने फोर्स ले लिया तो फोर्स m इंटू ए होता है। m को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और अभी अभी मैंने बताया कि LT -2 ये आपका क्या है? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। तो आपने देखा कि अब फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो MLT -2 होगा। तो किस तरह से डायमेंशनल फार्मूला आप फाइंड कर सकते हैं? आपने देखा कि काफी कुछ डेराइव्ड यूनिट से ये रिलेटेड है, केवल रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो बदला हुआ है। यहां एक बात और बतानी थी, वो ये कि जितने फार्मूले आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं उन्हीं फार्मूलों का आप डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। तो आपको चाहिए कि जितने फार्मूले अभी तक आपने पढ़े हैं उन सबका डायमेंशनल फार्मूला किस तरह से फ्रेम किया जाता है उसे आप अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये करंट और टेम्परेचर को मैंने लिखा जरूर, लेकिन इसका क्या यूज है? तो आपको बता दें कि डायमेंशनल फार्मूला में इन दोनों का भी यूज किया जा सकता है। जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे फार्मूले हैं। सपोज दैट I इज इक्वल टू ले लें तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज एक तरह से देखा जाए तो कूलॉम में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये Q इक्वल टू अगर IT निकालेंगे और Q का डायमेंशनल फार्मूला सपोज दैट आपको फाइंड करना है, तो देखिए Q का डायमेंशनल फार्मूला जब आप फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर M भी नहीं है, L भी नहीं है, T लेकिन है, तो T ले लीजिए, और फिर I इट मींस A ये भी ले लेंगे, यानी M नॉट L नॉट T A, it is dimension
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। समझ गए ना? तो इस तरीके से जहां भी टेम्परेचर या करंट से रिलेटेड कोई फार्मूला होगा वहां पर हम डायमेंशनल फार्मूला में इसका यूज करेंगे। लेकिन याद रहे डायमेंशनल फार्मूला में ही इसका खाली यूज करते हैं, इसके अलावा इसका यूज नहीं करते हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वास्तव में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें मैं आपको कुछ ऐसा नया बताने वाला हूं जो आपने पहले कभी पढ़ा नहीं, और अगर पढ़ा भी है तो शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर का आप मेरे वेट कीजिए, बहुत ही एक्साइटिंग लेक्चर होने वाला है रिलेटेड टू द डायमेंशनल एनालिसिस। तो अगर आपको मेरी ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।